नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, कई मरतबा उसके बारे में हम खबरें दे चुके हैं आपको। जहाँ तक गवर्नमेंट मशीनरी का सवाल है, मोदी के बाद जो दो सबसे ज्यादा ताकतवर अशखास हैं, पीपुल हैं, पावरफुल पीपुल, वो एस जयशंकर जो हमारे वजीर खारजा हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल ने कल हिंदुस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चीन में, यानी चीन की जो दारुल हुकूमत है बीजिंग में चीन का जो एनएसए भी है और वजीर खारजा भी है, वहां पर एक ही बंदा दोनों पोस्ट संभालता है और उसका नाम है वांग यी। उसके साथ अजीत डोभाल की मुलाकात हुई और इसमें उन्होंने जो 2 महीने केवल, यानी अक्टूबर के महीने में रूस में कजान शहर में जब ब्रिक्स की सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस वक़्त चीन का सदर शी जिनपिंग और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी। और उससे 2 दिन केवल हमने आपको बताया था प्रोग्राम करके कि किस तरह चीन ने यकायक जो है अपनी पॉलिसी में तब्दीली करके और ईस्ट लद्दाख से, मशरकी लद्दाख से अपनी फौजों को बिना किसी शर्तों शुरूत के वापस लेने का फैसला कर लिया। और फिर उस फैसले पर उस वक़्त काज़न में दोनों लीडरों ने, यानी हिंदुस्तान और चीन के दोनों लीडरों ने उस पर मोहर लगा दी। उसमें यह भी फैसला किया गया था कि आगे हम किस तरह दोनों ममालिक और ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं और जो भी पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदे, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, शॉर्ट में एसआर करके कहते हैं, तो दोनों मुल्कों के जो एसआर है उनकी कल बीजिंग में मुलाकात हुई और उसमें जहां पर शी जिनपिंग और मोदी ने छोड़ी थी बात, उससे आगे बात हुई और बहुत खुलकर बात हुई। कई मसलों पर बात हुई। अब इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया गया कि पिछली मर्तबा जब हमने ये फैसला किया था कि फौजों को पीछे ले लिया जाएगा, डिसएंगेजमेंट ऑफ दी ट्रूप्स फ्रॉम ईस्ट लद्दाख फ्रंटियर, तो वो कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंच चुका है। अभी दोनों मुल्कों की फौजें जो बफर जोन में हैं, आराम से वो उसमें पेट्रोल कर सकते हैं। वहाँ के जो शेफर्ड्स हैं, जो वो वहाँ पे चरागाह के, मतलब अपने मवेशी ले जाकर उन्हें चारा चरा सकते हैं। इस बात पर और उसके अलावा दूसरी बातों पर भी गौर खोज किया गया, यानी जैसे क्योंकि 2020 में जब यूनिलेटरली चीन ने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया था जो कि बफर जोन है हकीकत में दोनों के बीच में, तो उस वक़्त जो है जाहिर है हिंदुस्तान की भी उतनी ही फौज, तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं उसको, 5 साल, 50,000 की फौज चीन की, तो 50,000 की फौज भारत की, आईबाल टू आईबाल कांटेक्ट में खड़े थे। हता कि भारत ने तो टैंक्स, एरोप्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, सब चीज़ पहुंचा दिया था कि खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ जाए तो चीन को पता चल जाए कि ये वो भारत नहीं है जो 1962 में था। तो अभी उसकी वजह से क्या है, बॉर्डर ट्रेड बंद हो गया था।
ऐसे तो हिंदुस्तान जो है ना वो प्रैग्मेटिक है, हमेशा अपने मुफाद को सामने रखता है, जज्बाती होकर फैसले नहीं करता। पाकिस्तान की तरह नहीं है जो कि हिंदुस्तान दुश्मनी में इतना गिर जाता है कि अपने पांव काट देता है, कुल्हाड़ी पे पैर रख देता है, जिसकी वजह से उसने भारत के साथ पिछले 77 साल से तजारती ताल्लुकात बंद कर दिए हैं। और वही माल जो भारत से उसको खरीदना पड़ता है तो वो दुबई से लेता है, और दुबई वाले एक तो किराया डबल चार्ज करते हैं और अपना कमीशन भी चढ़ाते हैं। माल तो पहुंच जाता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान होता है। और दिखने में तो वो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात नहीं है। भारत इस किस्म की बेवकूफ़ियों से दूर रहता है। इसीलिए बावजूद इसके कि हमारी आधा लाख फौज आमने सामने खड़ी थी लद्दाख फ्रंट पर, हमने कभी भी तजारती ताल्लुकात में कोई कमी आने नहीं दी, हता कि हमने तो और बढ़ा दिए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो बिजनेस था इतना नहीं था। पिछले साल 125 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है चीन के साथ। बावजूद इसके ये भी मैं बता दूं कि इसमें चीन जो है उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि चीन जो है वो एक्सेस में माल बेचता है भारत को, भारत का माल इतना नहीं जाता, तो भारत हमेशा डेफिसिट में रहता है और चीन जो है वो ज़्यादा कमाता है भारत से। लेकिन इसके बावजूद हमने कभी बिजनेस बंद नहीं, क्योंकि अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो चीन के साथ बिजनेस बंद करने से चीन का तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान का भी नुकसान होगा। इसीलिए हमने बिजनेस चालू रखा और अभी बॉर्डर ट्रेड के लिए भी फैसला हो गया कि फिर से उसको शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये भी है कि मैं आपको बता दूं, हम हिंदू लोग जो हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री है, लेकिन इतना तो आपको इल्म है ही कि हिंदुस्तान की 85% आबादी हिंदू है। तो हिंदू हैं तो उनकी नज़र में भोले बाबा या शिव भगवान की बहुत बड़ी अहमियत है, और उसका जो जाए मस्कन रहने की जगह है, यानी ये तो एक विश्वास की बात है, ईमान की बात है। हमारा फेथ है कि शिव बाबा जो हैं वो कैलाश पर्वत पे बसते हैं, और कैलाश पर्वत और उसके नीचे जो झील है मानसरोवर जो है, ये दोनों तिब्बत में पड़ते हैं और तिब्बत चीन में है। और हम इससे पहले 2020 से पहले हर साल यहाँ से तीर्थ यात्री यानी जो लोग रिलीजियस प्लेसेस को घूमना चाहते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट आप कह सकते हैं, हम हिंदी में तीर्थ यात्री कहते हैं, ज़ायरीन कह दीजिए, मुसलमान उसके ज़ायरीन भी कहते हैं उर्दू में। तो वो पहले जाया करते थे तिब्बत में और दर्शन करके आते और खुश होते। अभी उसको भी फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। तो और इसके साथ साथ और देखा जाएगा कि किस तरह हमारे ताल्लुकात को और अच्छा किया जा सकता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो अपटेक है वो ये है कि कई दरिया हैं जो चीन से शुरू होते हैं। अभी जैसे ये मानसरोवर ही है, उसमें से दरिया सिंध निकलता है, आपको शायद इल्म न हो, सिंधियों को तो इल्म होगा। मानसरोवर से सिंधु दरिया निकलता है जो चीन से लद्दाख से गुजरता कश्मीर में आता है, फिर वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पंजाब से होता हुआ सिंध से गुजरता ठट्टे के करीब शाह बंदर में जाके ख़त्म होता है। और हमारा जो विश्वास है सब हिंदुओं का, ये सिर्फ सिंधियों की बात नहीं है, सब हिंदुओं का विश्वास है कि ये बहुत पवित्र और पाक दरिया है, जिसके किनारे पर जो है आर्य लोगों ने वेद लिखे थे। 4 वेद हमारे सबसे जो है अहम रिलीजियस बुक्स माने जाते हैं। जिस तरह गीता है इसी तरह वेद है,
और उपनिषद हैं, ये किताबें जो है हमारा मार्गदर्शन करती रहती है जो है। तो ये मानसरोवर झील भी वहां पर वाक़ है, तो उसका दीदार करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको भी अभी फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और भी अच्छी बात बताऊं कि भारत का जो एनएसए था, वो तो कैबिनेट रैंक का बंदा है। भले ही उसका असर रसूख खासा है भारत की सरकार में, लेकिन है तो वो भी एक वजीर ही, मिनिस्टर, यानी कहने को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू दी मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट। लेकिन उसको फिर कल वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है चीन के, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, यानी मुलाकात की। ये बात जो है गौरतलब है। चीन वाले जो है ना, ये प्रोटोकॉल के मामले में बहुत सख्त होते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं, कुछ रोज केवल महीना डेढ़ महीना केवल अजीत डोभाल जब भी रूस गया था, तो रूस का जो सदर है खुद व्लादिमीर पुतिन, वो खुद मिलने को आया था, मिला था इससे जो है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चीन का वाइस प्रेसिडेंट भी अजीत डोभाल से मिलता है, तो अच्छी बात है। और मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि दोनों के जो डेलीगेशंस हैं, उन्होंने सारी बातों पे एग्जॉस्टिव ये जो मीटिंग थी, हर मसले पर बातचीत हुई। और हो सकता है, अभी शुरू में तो हमें पता नहीं चल रहा था अक्टूबर में कि आखिर ये रातों रात कैसे उनके नुक्ते नज़र में या उनके ओपिनियन में बदलाव आ गया चीन में, क्योंकि इससे पहले तो वो बिल्कुल नहीं मानते थे कुछ भी। तकरीबन 58 तो मुलाकातें हो चुकी थी जो है, आर्मी बेसिस पे, मेजर जनरल के बेसिस पे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोग कहते थे सदर पुतिन, क्योंकि वो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही थी, कि उसके कहने से हुआ है, या फिर हो सकता है ट्रंप आ रहा है अमेरिका में 20 जनवरी को, वो अपने ओहदे का हलफ लेगा, और उसने धमकियां दी हैं दोनों ममालिक को, हिंदुस्तान को भी और चीन को भी। वो इनके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा, सब आइटम पे नहीं, कुछ आइटम्स पे, जिससे हो सकता है कि दोनों में ये खलबली मच गई हो कि हम दोनों मिलकर बैठे एंड हाउ टू कोप अप विथ दिस थ्रेट ऑफ इम्पोजिंग हेवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो इसके लिए भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने तो खाली बाहर से तो यही बताया है जो मैं ऊपर थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।